पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक खास सीट के बारे में आज हम बात करेंगे। जिला बुलंदशहर और वहां की बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट, जो हमेशा से काफी अहम मानी जाती रही है। ये सीट कभी बीएसपी के प्रभाव वाली रही तो पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने यहां पर अपना मजबूत आधार बनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने आरएलडी के हाजी यूनुस को करीब 25,000 वोटों से हराकर ये सीट जीती। अब 2027 की बारी है। 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, तो ऐसे में बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रखने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष इस सीट पर वापसी की रणनीति बना रहा है। समीकरण भी कुछ बदले हैं क्योंकि आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी बुलंदशहर सदर में अपना किला बचा पाएगी या फिर बदले हुए सामाजिक समीकरणों या राजनीतिक जो समीकरण बदले हैं उसमें कुछ अलग इतिहास लिखा जाएगा। समझेंगे बुलंदशहर सदर विधानसभा के पूरे चुनावी समीकरणों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर बुलंदशहर जिले की राजनीति की बात करें तो यहाँ की सदर विधानसभा सीट सबसे प्रमुख सीटों में है और जिला मुख्यालय होने की वजह से प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी ये इलाका रहा है। बुलंदशहर सदर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। पिछले 4 विधानसभा चुनावों की अगर तस्वीर को देखें, नतीजों को देखें तो 3 बार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। हालांकि 2007 और 2012 में बीएसपी का इस सीट पर खासा प्रभाव देखने को मिला था। साल 2007 में बीएसपी के हाजी अलीम ने समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह यादव को यहां पर हराकर जीत दर्ज की थी। 2012 में भी बीएसपी के हाजी अलीम ने बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही को करीब 7,000 वोटों के अंतर से हराया और दोबारा से विधायक बने। 17 से स्थितियां बदलती हैं। 2017 में बीजेपी ने यहां पर वापसी की। बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही ने बसपा के हाजी अलीम को करीब 20,000 वोटों से हराकर ये सीट जीत ली। हालांकि विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद 2020 में जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने उनकी पत्नी उषा सिरोही को मैदान में उतारा, जबकि बसपा ने हाजी अलीम के निधन के बाद उनके भाई हाजी यूनुस को उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की, यानी कि ये दूसरी जीत बीजेपी के लिए थी। माइस का चुनाव आता है तो समीकरण कहा जाता है कि बदले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता, लेकिन बीजेपी फिर से यहाँ पर जीतती है और इस बार प्रदीप चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था और उनके सामने थे आरएलडी के हाजी यूनुस। प्रदीप चौधरी ने करीब 25,000 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया था। अब 27 की बारी है तो सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी के लिए मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी सबसे प्रमुख चेहरे माने जा रहे उम्मीदवार के तौर पर। पार्टी को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं, संगठन की ताकत और पिछले चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर वो इस सीट पर आसानी से अपनी जीत को फिर से दोहरा सकती है। उस पर उसकी पकड़ बनी रहेगी। जबकि विपक्ष के अलग दावे हैं। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के मजबूत सामाजिक समीकरण को तोड़ना है और 2022 में दूसरे नंबर पर रहे हाजी यूनुस का मुस्लिम मतदाताओं में प्रभाव, वहां पर उसके लिए प्लस जरूर बैठता है। ऐसे में विपक्ष सीट पर नए समीकरण, सामाजिक गठजोड़ की तलाश में भी है। देखिए कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं प्रदीप चौधरी और जो दूसरी तरफ मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हाजी यूनुस का। इसके यशस्वी और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, ये जो विकास कार्य हैं, जो विकास की यात्रा है, विकास, विश्वास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जो काम किया है उनका तोड़ नहीं। आज जनता माननीय प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है, तभी आज 80% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ये कब्जा आप देखते होंगे, गरीब मजलूम वंचित शोषित तब मिले तभी 80% भूभाग में सरकार बनी। अभी आपने देखा हम हरियाणा जीते, राजस्थान जीते और इन जीतने के बिहार की यात्रा करते पश्चिम बंगाल जीते। तो ये सब मोदी योगी का ही चमत्कार है। माने मेरे विधानसभा में 850 करोड़ के काम मैंने अपने प्रस्ताव पे कराए और इससे भी बड़ा काम एक मैंने अभी 2 साल पहले कराया, जब काली नदी के ऊपर मैंने जो काली नदी साफ रहे, स्वच्छ रहे। ये भी गंगा मैया हमारी माँ है, वैसी नदी भी हमारी माँ है। इसकी स्वच्छता मेरी प्राथमिकता में थी जब दिन से विधायक बना। तो मैंने मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया और उन्हें लिख के दिया, तो मास्टर प्लान 2031 में 850 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए उन्होंने दिए। ये मेरे लिए गौरव की बात है। 3 करोड़ की राशि मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से, जो बीमार लोग हैं, गंभीर बीमारी से हैं, वंचित शोषित, गंभीर कैंसर किडनी बीमारी से, वो दिलवाए हैं उनके और बुलंदशहर सदर विधानसभा में जो मेरे प्रस्ताव पर
और 850 के करोड़ काम है, उनमें चारों तरफ बुलंदशहर 4 लेन है। आप कहीं से भी ले लो, चाहे आप यहाँ भूर चौराहे से लेकर अलीगढ़ रोड तक जाओ, चाहे आप सिकंदराबाद रोड से बढ़ते हो, चाहे भूर चौराहे तक जाओ, भूर चौराहे के पास करते हो, दोनों पे नदी पुल पास होगी, काम चल रहा है। डीएवी से लेकर मिर्जापुर तक 4 लेन बन गया। काली नदी का मैंने अभी वो उसका हरी झंडी दिखाई है, वो चालू हो गया। इस तरह से पूरी चारों तरफ 4 लेन है बुलंदशहर। ये मेरे प्रस्ताव पे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल में है हमारी पार्टी और हम पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम बीजेपी के गठबंधन में हैं और सीट हम पे आएगी राष्ट्रीय लोकदल से और टिकट भी हमारा होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। पिछले जो आपने तजुर्बा देखा है विधानसभा का, आपने कितने चुनाव लड़े बुलंदशहर से? चुनाव हमने पहला चुनाव 2007 में लड़ा था, जिसमें बड़े भाई विधायक बने थे। उसमें हम पे 39,000 वोट आए थे। फिर 12 में लड़ा, फिर 17 में लड़ा, हम 17 वाला चुनाव हार गए थे। फिर हमने उपचुनाव लड़ा, फिर हमने 2022 वाला चुनाव लड़ा। अब उम्मीद है आप ही ऊपर वाले की ऊपर से आप ही जीतेंगे? आप सब लोगों का आशीर्वाद, हमारी मेहनत और हमारी पार्टी का आशीर्वाद हम पर रहेगा। हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन किसी भी चुनाव में जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण होते हैं, खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों की हम बात करते हैं। ऐसा ही बुलंदशहर सदर सीट पे भी है। यहाँ पर जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित करते दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ी कुंजी इनफैक्ट कहें तो गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा की रोल जातीय समीकरणों का रहता है। यहाँ मुस्लिम मतदाता सबसे बड़े समूह में शामिल हैं और इसके अलावा वैश्य, जाट, लोध, राजपूत, जाटव, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी चुनाव में काफी निर्णायक भूमिका में अब तक दिखाई दी हैं। अगर हम वोटर्स की बात करें तो वैश्य वोटर करीब यहाँ पर 40 से 45 हजार बताया जाता है। ठाकुर वोटर करीब लगभग 26 से 28 हजार, ब्राह्मण वोटर लगभग 20 से 22 हजार के करीब बताया जाता है। मुस्लिम वोटर काफी प्रभावी हैं और इसीलिए विपक्ष यहाँ पर काफी मजबूत नजर आता है। लगभग 1 लाख से 1,10,000 तक के वोटर यहाँ पर है। पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए, पिछड़ा वर्ग का कितना वोट है तो उसमें जाट जो है लगभग 37 से 40 हजार है, ये भी काफी डोमिनेंट यहाँ पर वोटर है। लोध राजपूत लगभग 33 से 35 हजार है। यादव लगभग 18 से 20 हजार के करीब बताए जाते हैं। गुर्जर वोट भी अच्छा खासा है, लगभग 5 से 6 हजार और प्रजापति वोट भी लगभग इतना ही है, 6 हजार से 8 हजार के करीब। सैनी और बाकी पिछड़ी जातियां भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रही हैं। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो जाटव करीब यहाँ पर 42 से 45 हजार हैं। वाल्मीकि वोटर लगभग यहाँ पर 14 से 16 हजार बताए जाते हैं। धोबी लगभग 5 से 8 हजार की संख्या में बताए जाते हैं, जबकि खटीक लगभग 6 हजार वोटर बताए जाते हैं। अब बात करते हैं कि वहां पर जो स्थानीय स्थितियां हैं वो कैसी हैं। वहां की जो स्थानीय जानकार है उनका मानना है कि बुलंदशहर सदर में चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि प्रत्याशी की छवि कैसी है, जातीय समीकरण कैसे और स्थानीय मुद्दे, ये तमाम चीजें मिलकर के यहाँ पर जीत हार को तय करती हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से जब हम बात करते हैं, वहां पर जो स्थानीय पत्रकार हैं, तो बीजेपी ने पिछले कुछ चुनाव में अपना आधार मजबूत किया है, उनका ये कहना है। लेकिन मुस्लिम वोटर यहां पर विपक्षी गठबंधन की रणनीति को यहां पर काफी ज्यादा एक बड़ा फैक्टर देते हैं, एक बड़ी मजबूती देते हैं। स्थानीय जो पत्रकार हैं वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बिल्कुल 2027 चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाला है, तैयारी भी अब लगभग शुरू सी हो गई हैं। तो बात भाजपा की करें तो भाजपा के कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसको भाजपा को फायदा मिला है। बुलडोजर की कार्रवाई, एनकाउंटर की कार्रवाई और कई योजना सरकार ऐसी लाई है जिससे आम जनता को भी लाभ मिला है। बात विपक्ष की करें तो विपक्ष अब की बार भारी रहने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब की जिनकी आवाज उठेगी। पेपर लीक मामला है, जो युवा हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, जो रोजगार की मुद्दे हैं। साथ ही साथ अब जो गरम मुद्दा है वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर है, जो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मंदिर का चढ़ावा चोरी कर लिया। साथ ही साथ किसानों की बात करें, जो किसानों को जो फसल के लिए अभी खाद नहीं मिल रहा, आवारा पशुओं की समस्या है। तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो आने वाले चुनाव में काफी फर्क डालेंगे। जो विपक्ष है वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब के जो विपक्ष है वो लगातार इन मुद्दों को लेकर अभी भी मैदान में है और आने वाले समय में भी। 27 का चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा और कौन सी क्या मुद्दे भारी रहेंगे? देखिए, बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव में जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो इस बार भाजपा या सत्ताधारी दल के लिए आसान नहीं होने वाली हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूत है। बुलंदशहर में मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर में चंदा चोरी का भी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, उससे बुलंदशहर की जनता पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है।
इसके अलावा जातीय समीकरण के साथ बुलंदशहर के विकास के लिए जो बातें करेंगे, जो दावे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसके चलते 2027 का चुनाव अभी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि विपक्ष काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। तो बुलंदशहर सदर सीट को लेकर हमने आपको तमाम समीकरण दिखाने की कोशिश की है, जो स्थानीय पत्रकार है वो क्या कहते हैं वो बताने की कोशिश की है, लेकिन आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में बुलंदशहर सदर विधानसभा पर एक बार फिर से बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब होगी, एक तरफा जीत दर्ज करेगी, या फिर विपक्षी खेमा यहां पर तमाम खेल को बीजेपी के बिगाड़ देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की बुलंदशहर से हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने।